निम्न जातीय आंदोलन, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, है ना, या लोअर कास्ट मूवमेंट, ठीक है। गुड मॉर्निंग। निम्न जातीय आंदोलन, ठीक है, लोअर कास्ट मूवमेंट। तो क्योंकि सोशल रिफॉर्म आप देख चुके हैं कि सामाजिक सुधार भी हो रहा था, तो सामाजिक सुधार के साथ यह भी डिमांड हो रहा था कि समाज में जो लोअर कास्ट के साथ, निम्न जातियों के साथ जो भेदभाव था, उस भेदभाव को खत्म किया जाए ना, उस भेदभाव को समाप्त किया जाए, इसके लिए निम्न जातीय आंदोलन भी हुआ था। और निम्न जातीय आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले महाराष्ट्र से हुई थी। कहां से? महाराष्ट्र, ठीक है। लिखेंगे कि निम्न जातीय आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। निम्न जातीय आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, ठीक है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कमिटी थी जो ये कर रही थी, जिसने इसको स्टार्ट करा था, उसका नाम था सत्यशोधक समाज। सत्य शोधक समाज, सत्यशोधक सोसाइटी, ठीक है, सत्यशोधक समाज। हाँ, संस्था थी, है ना, संस्था थी, ठीक है, सत्यशोधक समाज। तो बेसिकली इसका उद्देश्य था जो निम्न जाति के लोग थे उनका क्या करना, उनका रिफॉर्म करना, उनका सुधार करना, उनको अधिकार दिलाना, ये इसका काम था। तो लिखेंगे इसका फाउंडर ज्योतिबा फुले, ठीक है, संस्थापक ज्योतिबा फुले। संस्थापक ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो फाउंडर ज्योतिबा फुले। उद्देश्य लिखेंगे, इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या थी, उद्देश्य क्या था, क्यों बना था? तो ब्राह्मणों के विरुद्ध। ये किसके विरुद्ध था? ब्राह्मणों के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि समाज में जो भेदभाव फैला हुआ है, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन ब्राह्मणों ने ही फैलाया है ना। उच्च और नीच का जो भेदभाव है, हायर और लोअर का, ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करने का क्रेडिट कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को जाता है। इसलिए ब्राह्मण विरोधी संस्था थी, ठीक है, जो छुआछूत का विरोध करती थी। ब्राह्मण विरोधी और छुआछूत विरोधी, है ना, छुआछूत भेदभाव विरोधी, ठीक है ना, अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, छुआछूत और भेदभाव के विरोधी थे, ठीक है, छुआछूत और भेदभाव के विरोधी, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि इन्होंने गुलामगिरी नाम की एक पत्रिका जो है वो स्थापित की थी। गुलामगिरी नाम की एक पत्रिका इन्होंने स्थापित की थी, ठीक है। गुलामगिरी, कौन सी पत्रिका? गुलामगिरी, है ना। और गुलामगिरी के प्रकाशक का नाम लिख लेंगे, प्रकाशक थे मुकुंद राव पाटिल। गुलामगिरी के राइटर थे ज्योतिबा फुले और प्रकाशक थे, प्रकाशक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल। ये बहुत बार पूछा गया कि गुलामगिरी किसने लिखा था, ठीक है। हाँ, तो गुलामगिरी किसने लिखा था? ज्योतिबा फुले ने लिखा था। और इसके जो पब्लिशर थे वो
मुकुंदराव पाटिल थे। ठीक है, मुकुंदराव पाटिल इसके पब्लिशर थे, इसके प्रकाशक थे। ओके, लेंगे कि इस किताब में निम्न जातियों के साथ, इस किताब में निम्न जातियों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में, निम्न जातियों के साथ हो रहे भेदभाव और छुआछूत, भेदभाव और छुआछूत का विरोध करने का बात किया गया था। छुआछूत का विरोध करने का बात किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो और पहले आपने लिखा है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो जो ब्राह्मणों का विरोध करना और अनटचेबिलिटी को का विरोध करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेंगे आगे। डिप्रेस्ड क्लास, अगला संस्था लिखेंगे। हाँ, अगला संस्था डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसका नाम यही है। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसको हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 बंबई, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 मुंबई। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 मुंबई। इसके फाउंडर लिखेंगे, संस्थापक, तो इसके संस्थापक हैं D.R. शिंदे। इसके संस्थापक कौन है? D.R. शिंदे। D.R. शिंदे इसके फाउंडर हैं डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के। ठीक है, और इसके पहले प्रेसिडेंट यानी प्रथम अध्यक्ष, इसके पहले प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं चंद्रावरकर। इसके पहले अध्यक्ष कौन है? चंद्रावरकर। चंद्रावरकर जो है वो कौन है? इसके पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष चंद्रावरकर। ओके, तो चंद्रावरकर इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका काम क्या था? उद्देश्य लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था? उद्देश्य, तो उद्देश्य था निम्न वर्ग का उत्थान, निम्न वर्ग का उत्थान, है ना, प्रमोशन ऑफ लोअर क्लास, निम्न वर्ग का उत्थान। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक और व्यक्ति हैं, अगला नाम लिखेंगे, उनका नाम है साहू जी महाराज। ठीक है, साहू जी महाराज। हाँ, ठीक है, साहू जी महाराज। ठीक है, लिखेंगे कि ये कोल्हापुर के राजा थे। साहू जी महाराज के बारे में लिखेंगे कि ये कोल्हापुर के, हाँ, ये कोल्हापुर के राजा थे और इन्होंने ही सबसे पहली बार, इन्होंने ही सबसे पहली बार, इन्होंने ही सबसे पहली बार क्या किया था? तो इन्होंने ही सबसे पहली बार निम्न जातियों को आरक्षण दी थी। इन्होंने ही सबसे पहली बार निम्न जातियों को आरक्षण दी थी, रिजर्वेशन। ठीक है, तो अगर पूछा था कि ऑफिशियली सबसे पहले आरक्षण की बात किसने की थी भारत में, या सबसे पहले किसने दी थी, तो साहू जी महाराज ने दिया था लोअर कास्ट को, उनके प्रमोशन के लिए, उनके उत्थान के लिए। ठीक है, उनके राइज के लिए। और इन्होंने एक संस्था बनाई थी, देखिए ये संस्था है सत्य शोधक समाज।
और साहू जी महाराज ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम है सर्वशोधक समाज। ठीक है, ले लेंगे, इन्होंने एक संस्था बनाई थी सर्वशोधक समाज, सर्वशोधक समाज। ठीक है, सर्वशोधक समाज। तो सर्वशोधक समाज किसने बनाया था? साहू जी महाराज ने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे लिखेंगे बी आर अंबेडकर। अगला व्यक्ति है, हाँ, बी आर अंबेडकर। इन्होंने भी लोअर कास्ट डिप्रेस्ड क्लास के लिए बहुत सारा काम किया है, इसलिए आप देखते हैं इनका नाम बहुत लिया जाता है ना। इनके नाम पे बहुत सारी संस्थाएं बनती हैं, संस्थाएं चलती हैं, है ना। चलिए, क्या 1823 में, 1873 में, हाँ। चलिए, तो बी आर अंबेडकर, तो बी आर अंबेडकर द्वारा जो स्थापित संस्थाएं थी वो कौन कौन सी संस्था थी? तो लिखेंगे बी आर अंबेडकर, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, द ऑल इंडिया, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920। अब देखिए, द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन जो है ये 1920 में स्थापित हुई और इसका स्थापक कौन है? बी आर अंबेडकर। लेकिन इसी से एकदम मिलता जुलता एक संस्था है द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जो है ये महात्मा गांधी का है ना। आज जो फेडरेशन है ये अंबेडकर का है ना। तो यहीं पर साइड में लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि एकदम सेम है, मिलता जुलता, तो कंफ्यूजन हो सकता है, ताकि जब आप भी आप रिवीजन करें तो दोनों साथ साथ रिवीजन हो जाए। लिख लेंगे द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1932 and it is established by एम के गांधी। ठीक है, चलिए, तो ये महात्मा गांधी ने 1932 में स्थापित किया था दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन किसने बनाया था? अंबेडकर ने बनाया था। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं अंबेडकर, लेकिन उसी से मिलता जुलता संस्था है दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो ये गांधी का है ना। तो दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन अंबेडकर ने बनाया, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन गांधी ने बनाया। उन्होंने 1920 में बनाया था, उन्होंने 1932 में बनाया था। ठीक है, क्या हिंदी क्या होगा? ये संस्था का नाम है ना। तो संस्था का नाम, अगर इसका हिंदी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड मतलब कि जो दबाया गया समूह है ना। तो दबाया गया समूह का संघ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा, ये पूछेगा जब भी पूछेगा तो ये संस्था का नाम है, तो संस्था का नाम जिस रूप में फेमस होता है उसी रूप में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे लिखेंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अब देखिए, अब इसको इंग्लिश में नहीं पूछा जाएगा, है ना। अब इस इंग्लिश का कि सर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, है ना, तो ट्रांसलेशन तो हो जाएगा, लेकिन संस्था का नाम है। अब जैसे आपका नाम कुछ भी है तो देवनागरी लिपि में लिखिए चाहे रोमन में लिखिए, बात एक ही है ना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा मतलब समझ रहे हैं? बहिष्कृत हितकारिणी मतलब जिनको कि समाज ने बहिष्कार कर दिया, है ना। तो बहिष्कृत हितकारिणी, समाज ने जिनका बहिष्कार किया उनका हित करना है, उनकी अच्छाई करनी, उनके बारे में बेहतर काम करना है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समाज के ऐसे लोग जिनका समाज ने बहिष्कार कर दिया है, छुआछूत के स्तर पे, जातीयता के स्तर पे, तो उनका क्या करना है? उनका हित करना है। तो ये अम्बेडकर साहब ने बनाया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, 1924। ठीक है, 1924। इसके बाद लिखेंगे समाज समता संघ, समाज समता संघ। ठीक है, समाज समता संघ ये भी किसकी संस्था है? बी आर अंबेडकर की ही संस्था है।
समाज समता संघ, अंबेडकर का ही अनुसूचित जाति परिसंघ, अनुसूचित अनुसूचित जाति परिसंघ, अनुसूचित जाति परिसंघ 1942, समाज समता संघ और अनुसूचित जाति परिसंघ ये दोनों एक ही साथ बनाए थे 1942 में, 1942, 1942। ठीक है, नेक्स्ट स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जो है ये 1936 में बनी थी। ठीक है, तो ये सब किसने बनाया था? बी आर अम्बेडकर ने। ये सारी संस्थाएं बी आर अम्बेडकर की है, उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं जो उन्होंने स्थापित करा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे नोट करके कि मराठी में बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, मराठी में बहिष्कृत भारत, मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाला था, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाला था। ठीक है, ओके, तो ये सब काम, हाँ ये सब अभी बी आर अम्बेडकर ही पढ़ रहे हैं। जब भी कोई नाम चेंज होगा या कोई संस्था बदलेगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब ये बहिष्कृत भारत क्या है? तो मराठी की एक पत्रिका है ना। तो नाम ही है बहिष्कृत भारत, तो मतलब इसमें कौन से मुद्दे उठाए जा रहे होंगे? इसमें वही मुद्दा उठाया जा रहा होगा जो मुद्दा भारत में लोगों को, जिस समाज का बहिष्कार किया गया था, है ना, जिन लोगों को स्वीकारोक्ति नहीं थी, जिनको एक्सेप्टेंस नहीं था सोसाइटी के अंदर में, तो उनके हितों की बात यहाँ पर करते थे अम्बेडकर साहब, है ना। और इसलिए वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि निम्न वर्गीय समाज के जो लोग हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पढ़ना, पढ़ाई ही वो एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपकी आइडेंटिटी बदल सकती है, आपका जो परिचय है वो बदल सकता है, वो आपका चेंज हो सकता है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है सो इन्होंने निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करके एक बात और लिखेंगे जो महात्मा गांधी से संबंधित है, नोट करके लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में, महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में अछूतों को हरिजन नाम दिया था। महात्मा गांधी ने 1932 में, 1932 में अछूतों को क्या नाम दिया? हरिजन, है ना, हरिजन नाम दिया। तो ये जो हरिजन नाम जो कहा था, या हरिजन एक्ट जो चलता है, तो ये जो हरिजन नाम है वो महात्मा गांधी ने ही दिया था 1932 में। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, और यहीं पर मतलब इसी समय हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, और इसी समय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, इसी समय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, हाँ, तो
अब क्या है कि इस प्रकार से मतलब गांधी जी भी हरिजन उत्थान के लिए काम कर रहे थे, अंबेडकर साहब भी करते थे, लेकिन अंबेडकर और गांधी का राय नहीं रहता था, है ना, मतलब झगड़ा चलता था दोनों आदमी का, है ना। अंबेडकर कहते थे कि हम ज्यादा हितैषी हैं क्योंकि हम भुगत रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर पे खुद गुजरी हुई थी, है ना। अंबेडकर के साथ खुद ही बहुत सारा दिक्कत हुआ था, है ना। बहुत योग्य थे अंबेडकर, लेकिन बावजूद उसके उनके साथ भेदभाव होता था, उनकी जाति को लेकर के, उनके समाज को लेकर के, कि भाई हम तो वही सोचते कि हम इतना योग्य हैं, इतना काबिल हो गए तब तो हमारा ये दशा है, जो काबिल नहीं होगा उसका क्या दशा होगा, उसके साथ सोसाइटी क्या बर्ताव करेगी। तो गांधी इस बात को भी बखूबी समझते थे और गांधी भी इसका विरोध करते थे, लेकिन अंबेडकर को लगता था कि गांधी पर ही गुजरा नहीं है, गांधी इस चीज को भुगते नहीं है, इसलिए गांधी इसका सही लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। गांधी ने जब हरिजन नाम दिया तो इसका सब विरोध भी किया कि गांधी एक प्रकार का डेरी मिल्क दे रहे हैं, है ना, कि खुश हो जाओ, भेदभाव तो हो ही रहा है ना सोसाइटी में, तो ये नाम बस दे देने से क्या फर्क पड़ता है। तो हरिजन, गांधी का कहना था कि आप जिससे भेदभाव कर रहे हैं वो हरि का सबसे प्रिय है, इसलिए वो हरिजन है ना, मतलब कि ईश्वर का सबसे प्रिय है, वो ईश्वर का सानिध्य सबसे ज्यादा उसको प्राप्त है, इसलिए उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये कंसेप्ट था उनका। और इसलिए गांधी ने कहा था, लेकिन लोगों ने ठीक से उनके कंसेप्ट को नहीं समझा, है ना, और गांधी का विरोध कर दिया। और आप देखते हैं गांधी का विरोध बहुत से लोग कर देते हैं, है ना, बहुत जगह पे कर देते हैं। अभी भी आप देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गांधी के विरोधी होंगे, थाना के दरोगा के सामने कह दीजिए कि खड़ा होकर बोल दो, तो बोलने में हालत खराब हो जाएगा, है ना। वो थाना के दरोगा के सामने, चाहे गांव के एरिया का विधायक है, वो आ गया तो उसका जूता सीधा करते करते सबका टाइम निकल जाएगा। लेकिन गांधी का जब बात होगा ना, तो गांधी का को 2-4-10 गो बात जरूर कह देगा, गांधी ऐसा, गांधी वैसा, गांधी, है ना, क्योंकि गांधी को पढ़वे नहीं किया है। गांधी ऐसा शख्सियत है कि गांधी को पढ़ लेने के बाद गांधी के खिलाफ अपशब्द निकालने भर से आत्मा झंझावत हो जाएगी, है ना, अगर गांधी को ठीक से पढ़ लिए तो, है ना। कि आप मतलब अपने लालच में, लोभ में, 2 पैसा के लोभ में आदमी किसी का विरोध करता है जी। आजकल आप बताइए, कोई ऐसा मिलेगा, 1-8% को छोड़ दीजिए, कि वो अपने लोभ की बात ना सोचता हो। आज जो अपने लोभ का बात नहीं सोचता होगा वही आदमी सही बोल पाएगा, वही ठीक से ये कर पाएगा। उस समय बहुत से लोग थे जो अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ये आदमी अंग्रेज के सामने, है ना, जब 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब बुलाया गया था, तो ब्रिटिश राजा जो जॉर्ज पंचम था, उसने कहा कि मुझे गांधी से मिलना है। गांधी आया तो उनको मिलवाओ गांधी से। फर्स्ट वाले में गांधी जी गए नहीं थे, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड वाले में गांधी गए। तो जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन का राजा था, है ना, तो ये देखिए सुरभि कुमारी वगैरह, किसको हरिजन का नाम दिए थे महात्मा गांधी? निम्न वर्ग को, है ना, जिनके साथ समाज में भेदभाव होता था, ठीक है। तो जब गांधी वहां गए, पहले वाला में तो गए नहीं थे, सेकंड वाला में गांधी अरविंद समझौता के बाद गांधी गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने के बाद। तो जब गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने, तो वहां का राजा कहा कि मैं गांधी से मिलना चाहता हूं, कि गांधी ऐसे व्यक्ति थे कि अभी अफ्रीका में भी सबको तंग किए हुए थे, इंडिया में भी तंग कर रहे थे। तो बोला कि हमको गांधी से मिलना, हमको मिलवाओ। तो अमेरिका, ब्रिटेन के राजा से मिलने का भी एक नियम था, कोड ऑफ कंडक्ट था, कि ब्रिटेन के राजा से अगर मिलना है तो आपको पूरा बढ़िया से तैयार होकर जाना है मिलने के लिए, है ना, मतलब कोट पैंट टाई ये सब आपका लगा होना चाहिए, तब जाके आपको उसके राजा से मिलना होगा। तो सब गांधी को कहा कि तैयार होइए, चलना राजा से मिलने के लिए। गांधी ने कहा कि हम तैयार व्यार नहीं होंगे, अगर हमसे उसको मिलना है तो हम जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे, चाहे कह दो अपने राजा से, है ना। ये जो कह रहे हो कि हम जाके बेल बटन पहन के आए, नहीं पहनेंगे। जाके बोला तो राजा तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर कहा कि भाई कोई बात नहीं, ऐसा कौन सा पर्सनालिटी है जो ब्रिटेन के किंग का बात नहीं मान रहा है, बोले ले आओ, जैसे है वैसे ही ले आओ। तो गए गांधी जी, तो गांधी जी वही एगो धोती, वही लपेटे, वही ओढ़े हैं, वैसे ही पहुंच गए दरबार में।
अब गए तो देखते वो पागल हो गए, कह रही आदमी, यह आदमी तंग कैले है जी, तुम लोग से ये नहीं संभाल में आ रहा है। बोला सर यही है, यही संभाल में नहीं आ रहा है, देखिए आपको भी परेशान कर दिया ना। आप बोले कि कोट पहना के लाओ, हम लोग अपना कोटवा दे रहे थे कि पहन लीजिए, बोले कि नहीं, बोले ठीक है ले। तो उस राजा ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपके कपड़े क्या हुए, आपने आपने पूरा कपड़ा क्यों नहीं पहना है। तो गांधी ने जो जवाब दिया वो वही दे सकता है जिसको किसी प्रकार का कोई भय ना हो, कोई डर ना हो किसी से। गांधी ने कहा कि साहब हमारे, मेरा क्या, मेरा पूरा देश का कपड़ा तो आप ले लिए हैं और आप हमसे पूछते हैं कि हम कपड़ा क्यों नहीं पहने। अब राजा स्तब्ध हो गया, पूरी सभा स्तब्ध हो गई गांधी के जवाब पे, कि आप हमसे कहते हैं कि हम कपड़ा कहाँ नहीं पहने हैं, हमारा पूरा देश का कपड़ा तो आपके देश में आ गया है, आपने हमारे कपड़े उतार दिए हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम कपड़ा कहाँ नहीं पहने हैं। और कहा था कि उस समय पूरा सभा के सामने वहां जॉर्ज पंचम का सर झुक गया था जब गांधी ने यह जवाब दिया। तो ये जवाब किससे आप उम्मीद करते हैं, इस तरह का जवाब कौन दे सकता है ना, जिसको डर नहीं हो, है ना, अलोभ नहीं हो। यहाँ तो सिपाही जी को सब, एगो सिपाही अगर डंटा लेके तनी पड़ जाए पीछे तो भैया भैया कहते कहते जान निकल जाएगा कि सिपाही जी है ना, है कि नहीं। और गांधी थे जो ब्रिटेन के राजा के समक्ष भी नहीं झुकते थे, राजा के सामने भी अकड़ के बोलते थे, है ना, कि जो कहना है सो कह। तो भाई मानना तो पड़ेगा उस व्यक्ति को, सम्मान तो देना पड़ेगा, और उसको सम्मान आप थाल में सजा के नहीं दे रहे हैं। उस आदमी ने इतना समर्पण दिया इस देश के लिए कि वो हकदार है उस सम्मान का, है ना, वो हक रखता है, वो राइट रखता है कि उसको ये ऑनर मिले, उसको ये सम्मान मिले, है ना। तो इस तरह की जो है वो स्थिति वहां पर बनी थी। तो गांधी ने हर वर्ग के लिए, है ना, एक ही वर्ग नहीं, जो भी चीज जहां से भी गांधी को लगता था कि जो चीज भारत के विकास के लिए, भारत के यथार्थ को ठीक करने के लिए जो भी ठीक हो सकता है, उस सारा काम गांधी ने किया। एक आध दो कहीं कहीं पर कुछ मानवीय भूल हुई है, कुछ मानवीय गलतियां हुई हैं जो कि सबसे होती है ना। अगर मानो है तो कुछ एक आध % गलतियां तो हर जगह कोई ना कहीं होगा। अब 10 गो डिसीजन लीजिएगा तो 10 गो में से हो सकता है कि एक आध गो डिसीजन आपका गड़बड़ हो जाए, लेकिन एक आध डिसीजन गड़बड़ हो जाने के वजह से आपका लिया गया 9 गो डिसीजन तो खराब नहीं ना साबित हो जाएगा कि आप 9 को खराब कह दे, है ना। तो इसलिए एक आध उनके जो डिसीजन रहे हैं उस पर डिबेट रहता है जरूर इतिहास के अंदर में, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है सो अपनी आइडियोलॉजी और अपने विचारों को लेकर के वो काफी ज्यादा प्रभावकारी है ना। तो दुए तरह का आदमी गांधी का शिकायत कर सकता है अगर करने की थोड़ी करे हिम्मत तो। एक तो बेवकूफ टाइप जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, उसको ज्ञान नहीं है, उससे कहिए कि गांधी के 5 किताब के नाम बताओ, एगो नहीं बताएगा, लेकिन गांधी को भला बुरा बोलेगा। और दूसरा जो गांधी को खूब पढ़ा है, तो जो खूब पढ़ा है, ठीक ठाक पढ़ा है, तो वो 2-3 एक आध गलतियां जहां पे लगता है कि ये थोड़ा ठीक हो सकता था, वो कमियां निकाल सकता है कि यहां पर गांधी जी को थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए था। लेकिन आप किसी से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति के जीवन में उससे कोई भूल ना हो। 200-400 काम कोई कर रहा है, उसमें से 2-4 को गलतियां तो होंगी ही, वो चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो, है ना। अब वो अलग बात है कि अलग अलग गलतियां अलग अलग समय में जस्टिफाई होंगी, है ना। प्रभु राम भी आए थे रामावतार में, तो गलती तो हुई ना उनसे। आरोप तो लगता है कि बाली को गलत तरीके से मार दिया, लगता नहीं लगता है कि अगर मारना ही था, बाली को दंड देना ही था तो सामने से दे देते दंड जाकर के, ये पीछे से जंगल में छुप करके मारने का क्या जरूरत है जी, है ना। तो अब इसके अपने तर्क हैं, किस कारण से किया, तो तर्क तो गांधी के पास भी है ना। गांधी ने अगर चौरा चौरी कांड के पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया तो तर्क गांधी के पास भी है ना। जो भगत सिंह जी को जो फांसी हुई, उस फांसी को लेकर गांधी इरविन पैक्ट के संबंध में जो बातें की जाती हैं, तो तर्क गांधी के पास भी है कि गांधी उस समय तक कभी वायलेंस का सपोर्ट नहीं किए थे, गांधी कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। गांधी ने कहा कि मैं अभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करूंगा, और नहीं किया गांधी ने। लेकिन वहां पे होता है कि गांधी को करना चाहिए था, है ना, गांधी चाहते तो बचा सकते थे। लेकिन अब ये गांधी की अपनी व्यक्तिगत सोच थी, उनका इंडिविजुअल थिंकिंग था कि गांधी ने वहां पर वो उस तरह का कोई प्रयास नहीं किया। उनकी अपनी कुछ अपनी समस्याएं रही होंगी या उनका अपना कुछ सोच रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि गांधी क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं करते थे।
लेकिन गांधी क्रांतिकारियों के रास्ते को व्यवहारिक नहीं समझते थे। मतलब ठीक उसी प्रकार से कि घर का युवा का बर्ताव और घर के वृद्ध का बर्ताव कैसा होता है। तो युवा होगा तो मारकाट पर तुरंत उतर जाएगा। पड़ोसी ने अगर कुछ कांड किया, कुछ इधर उधर किया, तो आप तुरंत कहिए कि चलिए देख लेते हैं, आज ही मैटर कर देते हैं, है ना। लेकिन घर में दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, तो कहें कि नहीं, बात कर लेते हैं, है ना, बात करके देखते हैं। अगर बात से ही ठीक हो जाए तो क्यों मारपीट करना और क्यों फंसना। क्योंकि मान लीजिए मारपीट हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा। गांधी भी यही कहते थे कि हमारे पास हथियार नहीं है, लड़ने के लिए भी जो हथियार चाहिए वो कहां से चाहिए, उन्हीं का चाहिए। तो उन्हीं का हथियार लो करके उन्हीं से कितना दिन तक लड़ेंगे, है ना। तो जरूरी है कि हम क्या करें कि एक ऐसा रास्ता अख्तियार करें जिस रास्ता से हम आसानी से अंग्रेजों से लड़ पाए, है ना। लेकिन यही गांधी है कि जब परिस्थितियां ठीक हुई 1942 में, तो गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया। और क्विट इंडिया करके गांधी ने कहा कि भारत छोड़ो, है ना, डू एंड डाई, करो या मरो। तो ये करो या मरो कहने का क्या मतलब था, क्योंकि अब समय कुछ ऐसा आ गया था कि इस समय में अगर अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा बहुत आप हिंसात्मक रवैया भी अपनाते हैं तो अंग्रेज बहुत ज्यादा चोट भारतीयों को नहीं पहुंचा पाएंगे। और गांधी को इसी बात का डर था कि अब अगर हम मारने पे उतारे हुए तो हम उनके अगर 5 मारेंगे तो वो हमारे 50 मारेंगे, और जब वो हमारे 50 मार देंगे तो हमारे 500 लोग आंदोलन करने से डर जाएंगे। तो हमें आंदोलन को मजबूत करना है। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे जो लोग थे वो उंगली पर गिने जा सकते हैं उस समय भी, इनकी संख्या हजारों में नहीं थी। तो और आंदोलन अंग्रेजों पर करने के लिए क्या चाहिए था, हजारों लाखों की भीड़ चाहिए थी, है ना। क्योंकि 2 4 10 लोग को तो ये लोग आराम से ही कर लेंगे, निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनको, है ना। और वो ये लोग करते ही थे। तो इसलिए गांधी इस रास्ते को प्रैक्टिकल नहीं मानते थे। उनको लगता था कि रास्ता जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है, रास्ता जो है सो सही नहीं है। सही रास्ता है कि अभी सत्य अहिंसा के माध्यम से ही हम अगर लड़ाई को आगे बढ़ाए तो संभव है कि उन्हें हमें मारने का मौका नहीं मिलेगा, है ना, हमें पीटने का मौका नहीं मिलेगा। ये गांधी का अपना अप्रोच होता था। और यही जब 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड का डिक्लेरेशन किया 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, तो वो गांधी ही थे कि इसके खिलाफ में 20 सितंबर 1932 को पुणे के बड़ौदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। और गांधी ने कहा कि ये पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि अगर ये लागू हो गया तो देश का विभाजन हो जाएगा, देश बट जाएगा। पहले से 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से अंग्रेजों ने एक पृष्ठभूमि बना दी थी, मुस्लिम राष्ट्र की पृष्ठभूमि। अगर 1932 का ये सांप्रदायिक पंचायत, ये कम्युनल अवार्ड अगर देश में लागू हो जाता तो संभव था कि देश एक और देश की तरफ आगे बढ़ जाता। और गांधी ने इस वजह से वहां पर हड़ताल किया। फिर अंबेडकर साहब आए और फिर 26 सितंबर 1932 को दोनों के बीच समझौता हुआ, पुनः पैक्ट हुआ। और पुनः पैक्ट के बाद रामजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो डिक्लेरेशन हुआ था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, हमने खारिज कर दिया। तो ये सब कुछ जो हो रहा था वो डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट के अंतर्गत ही हो रहा था, लोअर कास्ट मूवमेंट के अंतर्गत ही हो रहा था। तो इसका एक बड़ा सेंटर तो महाराष्ट्र था ही, महाराष्ट्र के साथ एक जो दूसरा बड़ा सेंटर था वो था केरला, है ना। केरला के अंदर में भी ये लोअर कास्ट मूवमेंट और डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट लगातार चल रहा था। तब एक हेडिंग बनाएंगे केरल। ये सब महाराष्ट्र में हो रहा था मुख्य तौर पे। आगे बनाएंगे केरल। केरल, तो केरल में जो मूवमेंट हुआ उसका नाम था अब्बीपुरम आंदोलन। अब्बीपुरम आंदोलन 1888। अब्बीपुरम आंदोलन 1888, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक श्री नारायण गुरु।
श्री नारायण गुरु। ठीक है, चलिए, श्री नारायण गुरु का एक स्टेटमेंट था जिससे वो भेदभाव को मिटाने की बात करते थे। लेंगे कि श्री नारायण गुरु ने कहा था, क्या कहा था? तो मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। मानव के लिए एक जाति, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। है ना? यानी कि जाति व्यवस्था को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसको खारिज करते उन्होंने कहा कि भाई एक ही जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। ठीक है, किसने कहा था? श्री नारायण गुरु के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट लेंगे वायकुम सत्याग्रह। वायकुम सत्याग्रह, वायकुम सत्याग्रह लिखेंगे 1924। वायकुम सत्याग्रह 1924 लेंगे। केरल में त्रावणकोर में, केरल में एक जगह है त्रावणकोर। केरल में त्रावणकोर में, त्रावणकोर में वायकुम नामक गांव में, त्रावणकोर में वायकुम नामक गांव में हरिजनों के मंदिर प्रवेश को लेकर, वायकुम नामक गांव में हरिजनों के मंदिर प्रवेश को लेकर, हरिजनों के मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक आंदोलन था, एक सत्याग्रह था, वायकुम सत्याग्रह, जो केरला के त्रावणकोर में एक गांव पड़ता है वायकुम, वहां पर यह हुआ था। ठीक है, जहां पर हरिजनों को मंदिर प्रवेश नहीं दिया जाता था, है ना? तो उनके मंदिर प्रवेश के अधिकार को लेकर के ये वायकुम सत्याग्रह किया गया था। नेतृत्व तो लिखेंगे लीडर, नेतृत्व कौन कर रहा था? तो टीके माधवन, टीके माधवन, टीके माधवन, एन कुमारन, टीके माधवन, एन कुमारन, रामास्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर इत्यादि, रामास्वामी नायकर इत्यादि। ठीक है, तो ये तीनों जो है इन्होंने क्या किया था? इसको नेतृत्व किया था। ठीक है, वायकुम सत्याग्रह को नोट करके लिखेंगे कि केरल कांग्रेस कमिटी, केरल कांग्रेस कमिटी तथा गांधी जी के द्वारा, केरल कांग्रेस कमिटी तथा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को समर्थन दिया गया था।
इस आंदोलन को समर्थन दिया गया था। केरल कांग्रेस कमेटी तथा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को समर्थन दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुरुवायूर सत्याग्रह। अगला संस्था गुरुवायूर सत्याग्रह। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931। क्या लिखा भी है? गुरुवायूर सत्याग्रह 1931। ठीक है, ये भी कहाँ हुआ था? तो केरल के त्रावणकोर के गुरुवायूर नामक गांव में। केरल में कहा? तो त्रावणकोर में एक गांव था वायूर, वहीं पर। ओके, और ये भी क्या था? मंदिर प्रवेश आंदोलन। इट वॉज ऑल्सो टेम्पल एंट्री मूवमेंट। क्या था? मंदिर प्रवेश आंदोलन, क्योंकि यहां भी निम्न वर्ग को मंदिर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। तो ये मंदिर प्रवेश का मैटर हमेशा साउथ में थोड़ा चर्चा में रहता है ना। अयप्पा का जो मंदिर है ना, तो जिसको ब्रह्मचारी जी का मंदिर भी कहा जाता है, तो उसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था पहले, है ना, महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि महिलाओं को वहां पर एंट्री करना चाहिए, महिलाओं को वहां पूजा पाठ करने का अधिकार मिलना चाहिए ना। नहीं तो वहां महिलाओं को पूजा पाठ का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो 5 जज का बेंच बना था। उसमें 5 जज में 4 पुरुष जज थे और 1 महिला जज थी। जो महिला जज थे उनका नाम है इंदु सिंह मल्होत्रा। और 4 पुरुष जजों ने कहा कि महिलाओं को पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए अपने फैसले में, लेकिन जो महिला जज थी इंदु सिंह मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि महिलाओं को वहां पूजा करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से ये जजमेंट बहुत चर्चा में रहा था भारत में। हालांकि चूंकि जब भी कोई बेंच बनता है तो बहुमत का फैसला ही माना जाता है, तो 4 जज अगर थे तो बहुमत उन्हीं के पक्ष में था। इंदु सिंह मल्होत्रा ने एक बात कही कि हर जगह कोर्ट को नहीं एंट्री करनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई सामाजिक मान्यता है, कोई सोशल ट्रेडिशनल को फॉलो किया जा रहा है, तो वहां पे ऐसा कहना कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये ठीक नहीं है ना, वो लैंगिक भेदभाव कहना ठीक नहीं है, बल्कि ये उनकी अपनी प्रक्रिया है। सबका अपना अपना धर्म है, धर्म के अंदर में उनकी अपनी कुछ नियम हैं, कुछ रीति रिवाज है, जिसका पालन करने का अधिकार फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत भी मिला हुआ है। तो इसके तहत उनको वो अधिकार है। और अगर उनको वो मंदिर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो इससे कोई मतलब राइट्स नहीं इस तरह का कोई छीना जा रहा है जिससे कि उनके डेवलपमेंट में कोई ये हो, है ना। और ये सब लोग मानते भी थे पहले, लेकिन 2010 के आसपास में साउथ की एक एक्ट्रेस थी जिसका मूवी नहीं चलता था। होता है कि कुछ नहीं चल रहा है तो आदमी को पॉपुलरिटी मिल जाए, कहीं से भी कुछ भी हो जाए। मूवी चल नहीं रहा था मैडम का, चल गई अयप्पा के मंदिर में पूजा करने। अब एंट्री की, बस सब रोक लगा दिया कि नहीं जाइएगा। उनको बढ़िया मुद्दा मिल गया, मुद्दा लेके चल गई सुप्रीम कोर्ट कि देखिए हमको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को हियर किया। हियरिंग करने के बाद जजों ने आदेश दिया कि नहीं भाई, महिलाओं को भी। लेकिन अभी भी वहां की जो स्थानीय महिलाएं हैं वो स्वयं ही नहीं जाती हैं ना, जो वहां की परंपरा के मानने वाले लोग हैं वो नहीं जाते हैं। अयप्पा का मंदिर है, वहां पे वो कहा जाता है कि ब्रह्मचारी जी का मंदिर है, तो इसलिए मतलब बालिकाएं जा सकती हैं, है ना। 12 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां हैं वो जा सकती हैं, वो वहां पूजा पाठ कर सकती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उसके बाद जैसे जैसे व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश करता है तो वहां पर वर्जित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अपनी ट्रेडिशनल परंपराएं हैं, है ना, मतलब परंपरागत जो चीजें हैं उसको लेकर के चीजें की गई हैं। इसको अगर पूरा अगर आप देखिएगा कानूनी दृष्टि से तो आप कहेंगे कि ठीक नहीं है ना, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि भाई सब लोग समान है, 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग वंश के स्थान पे के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रकार का वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई रिलीजियस मैटर है, धार्मिक मामला है, और उससे कोई शोषण नहीं हो रहा है, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर उससे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होता, अगर वहां जा करके या नहीं जाने से महिलाओं का कोई शोषण हो रहा होता, उनके विकास में बाधा उत्पन्न हो रहा होता, तो जरूर इसको सीरियस मैटर पर देखना पड़ता, ये करना पड़ता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस इतना था कि भाई नहीं कर सकते, अंदर जाकर के पूजा आप नहीं कर सकते, ये एक परंपरा थी। लेकिन इससे कोई ये नहीं हो रहा था, एक प्रकार से अपने ट्रेडिशंस को चल रहा था। अब जैसे जो गलत चीज है तो गलत का तो विरोध होना चाहिए। जैसे सती प्रथा था तो सबने विरोध किया, आज सब लोग मानते हैं कि सती प्रथा गलत चीज था, नहीं होना चाहिए, है ना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है सो गलत बात है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो लेकिन अब अलग अलग तरह से लोग अलग अलग चीजों को सोचते हैं, है ना। अब कल एक व्यक्ति था, बड़े बड़े क्लोजेस्ट व्यक्ति नहीं था, व्यक्ति थे, बहुत सारे लोग थे। तो कुछ मैटर, एक हाईकोर्ट का उनका कुछ मैटर चल रहा था, तो उसमें कुछ जजमेंट आया था, तो राय लेने के लिए आए हुए थे कि सर इसमें क्या हो सकता है ना। तो हाईकोर्ट का जजमेंट उनको लीड हो गया, हाईकोर्ट से उनको जमीनी विवाद था, लेकिन जमीन कोई और कब्जा कर लिया, ठीक ना, तो उससे चल रहा था। तो कब्जा किसी और ने किया और उस जमीन में बसा किसी और को दिया, है ना। तो हालांकि सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो लोग केस हारे हुए थे और हाई कोर्ट से फैसला आ गया, हाई कोर्ट ने उनको लीड दे दी। तो बोला कि अगला प्रोसेस क्या होगा, कि अगला प्रोसेस आप सबऑर्डिनेट कोर्ट जाकर के उसको दिखलाएंगे, वहां से ऑर्डर होगा, ऑर्डर हाई कोर्ट कर दिया तो आपका तो लीड हो ही चुका है। सबऑर्डिनेट कोर्ट को कल इन्फॉर्मेशन देना है, आपको इन्फॉर्म करके आप वहां पे जाकर के एक्वायर कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि कुछ लोकाचार की बातें होने लगती है। तो उनका कहना था कि जो वहां पर क्या है कि वो लोग अपना पैतृक जमीन था जिस पर कि सामने वाले ने ऑक्युपाई किया, उसको किया हुआ था, तो उसमें जिस व्यक्ति को बसाया था उसको 4-5 बेटियां हैं केवल, उसको कोई बेटा नहीं है ना, उसको कोई लड़का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जानते हैं सर बढ़िया हुआ। हमने क्या बढ़िया हुआ जी? तो बोला कि उसको को बेटा नहीं है। देखिए ना, भगवान उसके कर्म का फल उसको दे दिए। तो हमने कहा यार ये तो ठीक बात नहीं है, बेटी होना या बेटा होना इसमें भगवान का क्या मतलब है भाई? भगवान थोड़ा ना कोई फल दे देंगे, है ना। बेटी भी अगर उसको हुई है तो थोड़ा ना कह सकते हैं कि बेटी होना उसके पापों का परिणाम है, ये तो गलत बात है। लेकिन सोसाइटी में यही धारणा चलती है ना, कि अगर खाली बेटी हो गई ना तो बेटा ना भइलो ना तो एक पाप लग गया। अरे भाई, बोले कि चलिए आज से अगर 50 साल पहले कोई ये बात कहता तो समझ में आती थी कि अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो समझ में आता है ना। लेकिन आप पढ़ लिख करके पूरा चीज पढ़ करके ना, बेटा होना या बेटी होना ही भगवान थोड़ा ना करते हैं जी, ये आपका बॉडी तय करता है ना। आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्रोमोजोम तय करता है ना, कि आपके क्रोमोजोम क्या है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मेन, ये पुरुष तय करता है कि उसको बेटा होगी या बेटी। लेकिन समाज में पहले से महिला को ताना दो तो खाली बेटी हो रही है। अरे पगला, बेटवा का ना दो, दोष बेटवा का ना है जी, प्रॉब्लम तो कहीं और है। आप दोष किसको दे रहे हैं? मतलब हमारे समाज में तो ये होता रहा है ना शुरू से, ये मानना पड़ेगा। और इसको ऊपर से मतलब एक तो ये है, ऊपर से कह रहे ना कि भगवान दे दिए। यार भगवान इतना फुर्सत में बैठे हुए हैं, यह सब मैटर हैंडल कर रहे हैं क्या भगवान आजकल? पूरा प्रकृति को संरक्षित करने का जिम्मेवारी ईश्वर लेके बैठे हुए हैं, इतना छोटा मैटर वो हैंडल नहीं करते हैं। वो आप ही को दे दिए कि आप ही हैंडल करिए ये सब मैटर, है ना। तो अब लोग नहीं, नहीं उसको लड़का नहीं हुआ ना तो ये उसके पाप का परिणाम है। हम बोले कि इस तरह का बेवकूफ वाला बात अगर बतियाना होगा तो कल से हमारे पास नहीं आना, ना आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, ये कहिए कि उसने गलती किया, उसने मानवीय काम नहीं किया आपके साथ, आपका जमीन हड़प पर करके और उस जमीन पर किसी को बसा देना, ये सब काम ठीक नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए खाली उसको बेटी हो रही है तो वो पापी है,
अरे हमारे सनातन में तो कहा गया है कि अगर बेटी हो रही तो सबसे बढ़िया आदमी है वो, है ना। ये अलग बात है ना कि दहेज डौरी ओरी के वजह से ना आदमी सब फंसा दिया मैटर। अच्छा एगो ये बात कह दिया कि वंश आगे बढ़ेगा, है ना, वंश आगे बढ़ेगा। अरे अब वंश कहीं चोर निकल गया था, है, पकड़ा के गए लोग जेल में उम्र कैद में, तब क्या होगा, है, है। आप, है ना। तो कहने का मतलब है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, बराबर है दोनों। ये खाली कहने का थोड़ी है, मैंने अब कहीं पर आंदोलन करके अधिकार लेना है तो बराबर है, और कहीं पर नकारात्मकता में गलत चीज में ये कर रहे हैं तो दूसरा हो गया। यही समाज की दोहरी मानसिकता है ना, डुअल अप्रोच है। और मैं दावे से कहता हूं कि महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा महिलाएं स्वयं करती हैं, क्योंकि ये बात कहने वाला भी महिला ही थी। जितना पुरुष शोषण नहीं करता है ना, उतना महिला स्वयं महिलाएं का शोषण करती है। अब जितना ताना मारने वाली देख लीजिएगा, अगर किसी महिला को कोई ताना मार रहा है तो पुरुष कम होगा, कोई ना कोई महिला होगी जो ताना मार रहे, तोरा बेटा न भेलो। इतना काम कहने के पुरुष के थोड़ा ना फुर्सत है जी, वो तो बेचारा गया अपना दोपहरिया में ड्यूटी करे, है कि नहीं। इन्हें तो मैटर टाइम मिलल है पूरा, अब ये चल, है ना। तो ये दिक्कत है। आप कहीं भी देखिएगा, अगर आप एनएसएसओ का डाटा भी पढ़िएगा कि घरेलू हिंसा जो होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस में जो झगड़ा होता है वो झगड़ा महिला महिला का ही होता है। पति तो बेचारा शाम को आता है तो दोनों, माँ का भी बात सुनना है, पत्नी का भी बात सुनना है ना। इसी स्थिति में उसका स्थिति बड़ा गड़बड़ हो जाता है। दिक्कत यह है कि वो किसका ना सुने, है ना। मतलब मैं समझ सकता हूं कि माता और पत्नी के साथ संतुलन स्थापित करना ठीक उसी प्रकार से है जैसे भारत सरकार को अमेरिका और रसिया के बीच विदेश नीति को संतुलित करना। कभी कभी भारत जब अमेरिका के पक्ष में चला जाता है तो रसिया नाराज हो जाता है। रसिया कहता है देख हम तो पुराना दोस्त हैं, तुम्हारा जब जब संकट आया, तुमको 62 में संकट आया, तुमको 71 में संकट आया, तुमको 99 में संकट आया, 90 में तुम्हारा अर्थव्यवस्था डूब गया था, तब भी हम तुम्हारे साथ खड़े थे, है ना। तब तुम चल गया अमेरिका के साथ थे। अमेरिका कहता है कि वर्तमान आवश्यकता हम ही है ना, परमाणु हम ही देंगे, नया टेक्नोलॉजी हम ही देंगे, है ना। तो वह पत्नी है अमेरिका, पत्नी कहती है कि भाई माँ का तो धीरे धीरे उम्र हो ना रहा है, लॉन्ग टर्म तो हम ही ना चलेंगे तुम्हारे साथ। रूस है माँ, वो कहती है पला तोरा बचपन से हम ही पल ले, है ना, बचपन से पाल पोस के खिला पिला के तुमको बड़ा हम किए, 2 दिन भैया शादी नहीं हुआ, तुम उधर का गुलामी कर रहा है। तब अब ऐसा में संतुलन स्थापित करना बहुत जरूरी हो जाता है कि माँ को भी ये फील ना हो कि पुत्र हमसे दूर चल जा रहा है, अब पत्नी को भी फील ना हो कि पति हमसे दूर जा रहा है। एक ठीक तरीके से ये करना चाहिए, है क्या क्या। देखिए मैंने फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं किया है ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए माँ दोबारा नहीं मिल सकती है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्नी का सम्मान ना करें, है ना, या पत्नी को कुछ करे। हम्म तो वही तो तब से वही तो कहा जा रहा है ना। हम लोग कहाँ गए कि माँ को छोड़ दीजिए, कोई बोला है जी कि माँ को छोड़ दीजिए, मतलब कि दोनों इंपॉर्टेंट है ना। दोनों में से किसी को आपके व्यवहार के द्वारा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। एक माँ जिसने अगर अपना पूरा जीवन आपको दे रहा है, तो एक पत्नी हो जो सबको छोड़ के आपके पास आई है, तो उसके लिए भी कौन सोचेगा, आप ही को सोचना पड़ेगा, है ना। और अगर आप नहीं सोच सकते तो माता पिता से पहले ही कह दीजिए कि हम नहीं सोच पाएंगे, हमको खाली आप ही का जिम्मेदारी लेना है, दूसरा का नहीं लेना है। क्या दिक्कत है इसमें, है ना। मतलब आपको हम्म कोई भी लड़की किसी को नहीं छुड़वा सकती है जी, नहीं छुड़वा सकती है। बस लड़का बढ़िया होना चाहिए, है ना। एकदम गलत सलत तरफ लगता है, लड़की आके बिगाड़ दी, लड़की को बिगाड़ती है तो खुद दिमाग गड़बड़ाई ले तो कौन बिगाड़ देगा, है कि नहीं, है ना। ये लड़का पर सब डिपेंड करता है ना। और लड़की तो दूसरे घर से आई है, आप उसको जिस तरह से कानून अपना समझाएंगे कि हमारा संविधान क्या है, आप बताइए कि आपका संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है, आप बताइए कि आपके देश का संविधान, आपके घर का संविधान इक्वलिटी की बात करता है,
वो फॉलो करेगी। लेकिन पहले ही ये बता दीजिए कि हमारा देश का संविधान पाकिस्तान वाला है, तो वो समझ जाएगी कि अच्छा ये पाकिस्तान वाला मॉडल यहाँ चल रहा है, तो अपन मॉडल लगा देगी धीरे से। आपको अपना मॉड्यूल ठीक रखना पड़ेगा, अपना मॉड्यूल ठीक रहेगा तो दूसरा मॉड्यूल आपको इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन आपका अपना मॉड्यूल अगर गड़बड़ हो गया तो दूसरा मॉड्यूल आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, दूसरा मॉड्यूल आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो अपना मॉड्यूल जो है सो ठीक रखने का जरूरत होता है ना। तो हर जगह पर कहीं पर भी आप देखिएगा तो इस तरह की स्थिति जो है सो चलती है ना। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कहीं पर भी अगर होता है तो अगर वो डिस्क्रिमिनेशन दो तरह का है, अगर वो लॉजिकल हो रहा है, सही हो रहा है, तो हमारा संविधान भी उसको कहता है स्वीकार करो। आरक्षण क्या है? भेदभाव ही तो है, लेकिन हमसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा भेदभाव जो सकारात्मक हो वो ठीक है, लेकिन ऐसा भेदभाव जो नकारात्मक हो, निगेटिव हो, वो गलत है ना। तो भेदभाव करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भेदभाव का ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव होना चाहिए। निम्न वर्ग के उत्थान के लिए हमने उनको रिजर्वेशन ग्रांट किया है, तो कुछ लोग को लग सकता है कि रिजर्वेशन गलत है, लेकिन आप सोच के देखिए कि जब रिजर्वेशन नहीं था, जब अंबेडकर इस देश में थे, इस समाज में थे, तो अंबेडकर की क्या स्थिति होती थी? घर में स्कूल पढ़ने जाते थे तो पढ़ने नहीं दिया जाता था, और कहा जाता था कि लो झाड़ू इसको साफ करो। लंच करते वक्त अंबेडकर को कहा जाता था कि जाके साइड में लंच करो, बच्चा सबके भीड़ में मत करो, है ना। तो आप समझिए ना कि वो समय था, तो क्या उस समय से बाहर निकालने के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। वहां पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करना ही पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन हाँ, ये समझना पड़ेगा कि वो डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना। वो किसी को समान अधिकार दिलाने का है ना, उस भेदभाव को खत्म करने का है। लेकिन अगर कहीं पर कोई भेदभाव का मैटर नहीं है ना, अब पॉजिटिवली कोई चेंज लाना है तो पॉजिटिव चेंज के लिए आप चीजों को ये कर सकते हैं, निगेटिव चेंज के लिए आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नकारात्मक बदलाव के लिए आप किसी तरह का कोई सर्विस या सुविधा किसी को अलाउ नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा चैलेंज था कि मंदिर जाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा था, इतना समय खराब था कि हमको पूजा करने दीजिए इसके लिए, है ना। तब जाके कहां सोशल रिफॉर्म करना पड़ा, और फिर कहा गया कि नहीं भाई आप जाइए और आप जो है सो पूजा पाठ करिए। उस समय ये आंदोलन सक्सेसफुल भी रहा था, और दोनों जगह वायवूर और वायकुम ये दोनों त्रावणकोर के ही गांव थे। राजा एक ही था त्रावणकोर का। तो जब ये आंदोलन हुआ तो त्रावणकोर के राजा ने दोनों को आदेश दिया कि आप दोनों जो है सो अपने हिसाब से चीजों को करें, है ना। मतलब कि आप मंदिर प्रवेश करें और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी समय यह आंदोलन जो है सो सक्सेसफुल हो गया था। इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, लिखेंगे नेतृत्व के कलप्पन। के कलप्पन के कलप्पन के पिल्लई ए के गोपालन के पिल्लई ए के गोपालन इत्यादि। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे कि के कलप्पन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, हंगर स्ट्राइक। के कलप्पन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। चलिए ओके, अब नोट कर लेंगे कि अंततः त्रावणकोर के राजा ने हरिजनों को मंदिर परिवेश का अधिकार दे दिया, मंदिर प्रवेश का अधिकार
दे दिया। ठीक है, मंदिर प्रवेश का अधिकार दे दिया। चलिए नेक्स्ट, आगे आइए लिखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी आंदोलन हुए थे। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में एक संस्था बनी थी, नायर सर्विस सोसाइटी। नायर नायर सर्विस सोसाइटी 1914। नायर सर्विस सोसाइटी 1914। फाउंडर एम पद्मनाथ। फाउंडर एम पद्मनाथ और के पिल्लई। एम पद्मनाथ और के पिल्लई इत्यादि। ओके, उद्देश्य, उद्देश्य लेंगे निम्न जातियों का उत्थान, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। निम्न जातियों का उत्थान, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट जस्टिस सोसाइटी, अगली संस्था जस्टिस सोसाइटी या जस्टिस आंदोलन। जस्टिस सोसाइटी या जस्टिस आंदोलन, जस्टिस मूवमेंट। क्या 1930, हाँ 1930। चलिए, फाउंडर लिखेंगे मुदलियार। फाउंडर मुदलियार और त्यागराज। मुदलियार और त्यागराज। ठीक है, नागराज, नागराज याद आ रहा है ना, त्यागराज। ठीक है, इत्यादि। इसका भी उद्देश्य था निम्न जातियों का उत्थान। उद्देश्य निम्न जातियों का उत्थान, लिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन कौन है जी? अरविंद कुमारी, कुछ लिख ले। सर अब की जो जनरेशन क्लास कर रही है वो पुतूहो को पेना नहीं करेगी, बेटा को करेगी। पेना कुछ होता है जी? डंटा है, सेवा भावना। पुतूहो को सेवा नहीं करेगी, बेटा को करेगी। नहीं फिट नहीं बैठ रहा है ना। हाँ हाँ, ये कुछ निगेटिव लिख रहा है ना। हाँ, शब्दों का चयन ठीक से नहीं कर पा रहा है, शब्दों को रिप्रेजेंट ठीक से नहीं कर पा रहा है। चलिए, हैं? हाँ चलिए, जो जैसा हो उसके साथ उस तरह का उचित व्यवहार होना चाहिए ना।
चाहे कोई भी हो, व्यवहार से अंतर इस वजह से नहीं पढ़ना पाई चाहिए कि कौन क्या किसका क्या जेंडर है ना। इससे व्यवहार पर अंतर नहीं पड़ना चाहिए। व्यवहार पे अंतर किसी आदमी के काम से पड़ना चाहिए कि उसका काम कैसा है ना। मतलब अगर काम अच्छा है तो उसको व्यवहार अच्छा दीजिए, और काम गड़बड़ है तो व्यवहार गड़बड़ दीजिए, है ना। इकोनॉमी के डिमांड के हिसाब से, है ना। जो डिमांड के हिसाब से लाइक कोई आपसे अच्छा बर्ताव कर रहा है आप उससे बहुत बढ़िया करिए, और कोई थोड़ा बहुत बुरा कर रहा है उससे ज्यादा बुरा करिए, है ना, ताकि वो फिर दूसरा से बुरा ना करे, है ना। इकोनॉमी के हिसाब से चलना है ना। और अगर आप कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है आप उसके साथ बुरा कर दिए तो गलत बात है ना। अच्छा के साथ किसी तरह से कभी बुरा नहीं, क्योंकि वही कर देना फिर राक्षसी प्रवृत्ति है ना। पहले सब राक्षस क्या कहते थे, कैसे कि ऋषि मुनि सबको मार देता था पगला सब। वो आदमी अपन पूजा पाठ कर रहा है चुपचाप बैठ करके, वो आकर के उसको तंग कर देता था। तो कोई आपको तंग नहीं कर रहा है, आप क्यों उसको तंग करेंगे। अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब कि आप ठीक आदमी नहीं है ना। हाँ, आपको अगर कोई तंग कर रहा है तो आप भी कीजिए, नहीं कर रहा है तो कहला तंग करना है ना। चलिए, आत्मसम्मान आंदोलन 1920, 1920, आत्मसम्मान आंदोलन 1920। इसके नेता हैं या संस्थापक इसके ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर, क्योंकि इन्हीं को पेरियार कहा जाता है। पेरियार पूछा था कि पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध था, ईवी रामास्वामी नायकर। इन्हीं को पेरियार के नाम से जाना जाता है। ही वॉज ऑल्सो नो एज पेरियार, सुधारक, ठीक है, रिफॉर्मर, है ना। इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन था ना। चलिए, ये सब पिछला बार नहीं ना पढ़े थे आप लोग। पिछला बहुत ही, और अभी हो, हाँ बताए थे बहुत सारा चीज, लेकिन इस तरह से आपको लिखा नोट नहीं कराए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था, है ना। अभियो को सोचे कोई कह रहा कि सर अब खत्म कर दीजिए, अब कंप्लीट कर दीजिए, तो कंप्लीट तो हम आज ही कर देंगे, है ना, है ना। करेंगे कि सर कंप्लीट कर दीजिए, तो फिर छूटेगा क्या। तो हम हाँ, हाँ, हाँ। नहीं नहीं, ये तो जल्दी अब तो हो ही जाएगा। अब तो सोशल रिफॉर्म हो गया, अब उसका नेशनल नेशनल मूवमेंट है, ठीक है। तो देखिए कि क्या होता है। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ जो है जितने सारे जो इंपॉर्टेंट, पिछली बार केवल आप लोग नेशनल मूवमेंट पढ़े थे 1 to 5 के अप्रोच से केवल, है ना। लेकिन जो और भी लोग, जैसे कि ये तो 1 to 5 में भी इसका काम है ना। और लेकिन ये आपको 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके के लिए ये अपना ये है, ठीक है ना। और 1 to 5 में भी ये चीजें हैं, है ना। मतलब कि 1 to 5 और 6 to 8, 9 के लिए एकदम कॉमन है ये, है ना। वो कह देता है खाली नेशनल मूवमेंट, लेकिन क्वेश्चन देखे तो उससे पीछे वो चलाता है ना। क्योंकि अब 6 to 8 में कहा कोई मैटर था कि वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा। अब देखिए तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाले कहीं था, कोई कहा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा। 6 to 8 में घुसा दिया वर्ल्ड हिस्ट्री, जबकि हाँ, जबकि जो पास करके जो विद्यार्थी जाएंगे शिक्षक बनने, उनको तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाना भी नहीं है, ना 6 में पढ़ाना है, ना 7 में पढ़ाना है, ना 8 में पढ़ाना है ना। 9, 10 में पढ़ाना है, आप पूछ दिया 6 to 8 में, है ना। तो आप समझिए कि अगर कोई विषय रख दिया है तो आपको ये जिम्मेवारी बनता है कि उस विषय का कम से कम सतही तौर पे ही सही उसका सारा एंगल का जानकारी रखिए। क्योंकि अगर वो आप इस सोशल साइंस के अंदर में अगर आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, या कोई आपका सब्जेक्ट है, कोई विषय अगर आ गया है, तो उस विषय का सारा जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजें आपको नॉलेज में होना चाहिए, है ना। प्रोसीड, क्या लिखे हैं। पेरियार कहते हैं, लिखेंगे कि यह एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था।
यह एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। यह एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट। पेरियार ने तमिल भाषा में तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी, जिसे सच्चा रामायण कहा गया। जिसे सच्चा रामायण कहा गया। जिसे सच्चा रामायण कहा गया। ठीक है, चलिए। तो ये था आपका जो डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट हुए थे डिफरेंट प्लेस पे, वो। अब एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे कि नागरिक एवं महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह। नागरिक एवं महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह। सिविल एंड ट्राइबल इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स। ठीक है, चलिए। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ ट्राइबल मूवमेंट भी चर्चा में रहा था, है ना, और कुछ जो है सो पीजेंट्स मूवमेंट, किसान आंदोलन, है ना, जो नागरिकों के द्वारा किए गए थे। ट्राइबल मूवमेंट में दो बहुत चर्चा में रहा था, एक संथाल और एक मुंडा, है ना। तो लिखेंगे संथाल विद्रोह। इसके अंतर्गत लिखेंगे संथाल रिवेल, संथाल विद्रोह। नेता लिखेंगे संथाल विद्रोह, नेता सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। समय 1855-56। 1855-56। क्षेत्र तो क्षेत्र लिखेंगे भागलपुर के निकट राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। भागलपुर के निकट राजमहल की पहाड़ी। और आप देखिए कि ये जो भागलपुर के निकट जो राजमहल की पहाड़ी है, इसको क्या नाम दिया गया था जी? क्योंकि ये नहीं पूछेगा, और एक स्पेशल नाम इसको दिया गया था, ये पूछ सकते हैं दामन एक कोह, पूछ देगा कि दामन एक कोह से किस क्षेत्र का तात्पर्य है? तो भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी, इनका क्षेत्र दामन ए कोह था ना, दामन ए कोह। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? तो देखिए, ये भी पूछा सकता है, क्योंकि बीपीएससी में एक बार पूछा था कि जनजातीय समुदाय के लोग दीकू शब्द का प्रयोग किसके संबंध में करते थे? तो बाहरी लोग, है ना। तो इनका उद्देश्य था दीकुओं को भगाना। दीकुओं को भगाना, है ना। दीकू, तो दीकू मतलब बाहरी लोग, है ना। बाहरी लोग में इसमें खाली अंग्रेजे नहीं था, भारतों का महाजन सब, है ना, महाजन बनिया बिजनेसमैन सब, जो अपने लाभ के लिए जा करके और सबका पेड़ वोड़ काटता था, जंगल के रहन सहन को तबाह करता था, बर्बाद करता था। इस संदर्भ में दीकू शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो दीकुओं को भगाना, ठीक है, दीकुओं को भगाने का प्रयास कामी लोग करता था।
नेक्स्ट लेंगे मुंडा विद्रोह, मुंडा रिबेल 1899, 1899, नेतृत्व बिरसा मुंडा, नेतृत्व बिरसा मुंडा, ठीक है, नेतृत्व बिरसा मुंडा। अन्य नाम उलगुलान विद्रोह, ध्यान रखेंगे मुंडा के नाम से सब लोग जानता है, पूछेगा उलगुलान विद्रोह कब हुआ था, दिक्कत हो जाएगा। पिछले बार यूपीएससी प्री में यही किया था, पूछा उलगुलान विद्रोह के नाम से किसे जानते हैं, है ना, तो मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहते हैं, ठीक है। तो अन्य नाम लिख लेंगे अदर्स नेम में, उलगुलान विद्रोह, है ना, उलगुलान, ठीक है, उलगुलान विद्रोह, इसी को कहते हैं मुंडा विद्रोह को ही, ठीक है। केंद्र रांची, सेंटर रांची, मुख्य केंद्र रांची था, छोटा नागपुर तो स्टार्टिंग प्लेस था इनका, मुख्य केंद्र रांची में था। नेक्स्ट कारण, कारण कॉजेज क्या था, क्यों ये हुआ था, तो जनजातीय प्रथाओं, ट्राइबल ट्रेडिशन, जनजातीय प्रथाओं जैसे सामूहिक खेती, जैसे सामूहिक खेती, कलेक्टिवली फार्मिंग, सामूहिक खेती, तो सामूहिक खेती की प्रथा को इनके जनजातीय भाषा में कहते खुटकट्टी, है ना, इनके ट्राइबल लैंग्वेज में कहते थे खुटकट्टी। इनका कहना था कि अंग्रेज सब हमारा खुटकट्टी प्रथा को डिस्टर्ब किया है, डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए हम लोग इसको यहां से भगाना चाहते हैं ना। तो खुटकट्टी मतलब सामूहिक खेती, है ना, सामूहिक जो एक साथ ही लोग ये करता था। कहा जाता है कि लोग उस समय इन क्षेत्रों में, ट्राइबल कम्युनिटी में एक गाना बहुत प्रसिद्ध था जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग गाते थे, और वो गाना था कटोंग बाबा कटोंग, रानी कटोंग राजा कटोंग, कटोंग बाबा कटोंग, मतलब ये काटेंगे मानेंगे नहीं, रजवों को काटेंगे, अरनियों को काटेंगे, सबके काटेंगे, है ना। तो ये क्या कहता था, ये सब ट्राइबल लोग कहता था कि जे भेटा गए लोग ओकरा हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आई लोग मारता था, बढ़िया इलाज किया था। लेकिन अब ये दिक्कत था कि बेचारे लोग के पास ट्राइबल मतलब हथियार था, तीर धनुष ये सब था, है ना, ये लोग के पास मजबूत हथियार नहीं था, है ना, और सब लेके आ गया गन। अब देखिए 1855-56 का बात है, 1855-56 सबके पास एनफील्ड राइफल आ गया था, है ना, 1857 के विद्रोह का मुद्दा था एनफील्ड राइफल, तो उसके पास ये था। और आप देखिए कि ये लोग बेचारा के पास क्या था, वह तीर धनुष था, है ना, ट्रेडिशनल था, है क्या। नहीं, अब उस तरह का स्थिति नहीं है, अभी लोग कहाँ ट्राइबल कम्युनिटी का हुआ, तो सब लोग धीरे धीरे मुख्य धारा से जुड़ गया, है ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया, नहीं हुआ है अभी, है? है? हम्म, कहीं कहीं पर जहां पर सरकार का की विकास योजनाएं अगर ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई है ना, तो वहां पर दिक्कत हो सकता है। लेकिन इन लोगों के लिए अलग से सिस्टम सब चलता है ना, SC ST कम्युनिटी के डेवलपमेंट्स के लिए, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके डेवलपमेंट के लिए। और कहीं पर ऐसी कोई ट्राइबल कम्युनिटी है जो विकास के मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हुई है अभी, तो वहां पर आम आदमी आदमी को जाने से प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आम आदमी वहां नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि यह है कि या तो आप जाके उनके संस्कृति को खतरा पहुंचा दीजिएगा, नहीं तो वो हो सकता है आपको खतरा पहुंचा दे, है ना, उनको लगेगा कि आप उनके कल्चर से बाहर का आदमी आ गया उनके यहाँ, तो उनको डिस्टर्ब करेगा, फेंक देगा, ताला वाला भाला वाला चला देगा सब, है ना, अब फेंक देगा, वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए सरकार कहती है कि नहीं भाई, ना तुम इधर जाओ ना वो लोग इधर आएगा, सब सब लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से अपने को ये रखेंगे, क्योंकि उनका भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 में जब आप पढ़ते हैं स्वतंत्र रूप से आबाद संचरण की स्वतंत्रता, तो ये है। लेकिन जहां से उनका एरिया शुरू होता है, जहां पे वो रहते हैं,
अब वो अगर वो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं तो हो सकता है कि सरकार उनके क्षेत्र में जाने से आपको रोक दे, है ना। इससे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, बल्कि उनके राइट का प्रोटेक्शन है कि भाई आपके जाने से उनका कल्चर खतरा में ना पड़ जाए। आज जो लोग मुख्य धारा से जुड़ गए हैं उनके साथ आने जाने में, बातचीत करने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। तो सरकार ये प्रयास करती है कि सबको धीरे धीरे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, लेकिन वो अपने तय सीमा के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये व्यवस्था चली, खुटकत्ती व्यवस्था के वजह से यहाँ पर बेसिकली ये हुआ था। और दीकू शब्द का प्रयोग ये लोग भी करते थे। जितनी ट्राइबल कम्युनिटियां थी सारे लोग दीकू शब्द का प्रयोग करते थे, ताकि जो भी बाहरी लोग उनके समाज में आकर के उनके समाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको बाहर किया जा सके, है ना। उनको बाहर करने के लिए ये बेसिकली होता था। ठीक है, चलिए अब क्लियर लिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट का रिवेल इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में विद्रोह। उत्तर पूर्व में, इसी के अंदर में सब हेडिंग बनाएंगे, उत्तर पूर्व में विद्रोह। तो उत्तर पूर्व का 3 गो विद्रोह बड़ा फेमस विद्रोह है ना। टाइमिंग इनका निश्चित नहीं क्योंकि अलग अलग टाइम पे हुआ, लेकिन लीडर के वजह से सवाल पूछा जाता है कि लीडर मुख्य तौर पे कौन था। तो असम, असम में लिखेंगे असम। असम में लिखेंगे नेतृत्व गोधुम कुंवर, असम। तो असम में नेतृत्व कौन किया था? गोधुम कुंवर। गोधुम कुंवर। और इस विद्रोह का नाम था अहोम विद्रोह। इसका नाम था अहोम विद्रोह। आपसे पूछा सकता है कि अहोम विद्रोह का नेता कौन था? तो अहोम विद्रोह का नेता गोधुम की कुंवर। कहां पर हुआ था? तो असम में हुआ था, है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? तो लिखेंगे जनजातीय समाज का उत्थान या जनजातीय समाज का सुरक्षा, है ना। अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी और प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, सिंगफो विद्रोह। टाइम मैंने पहले था, टाइम इसका प्रॉपर निश्चित नहीं है ना, इसलिए टाइम पे इस पे कभी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइम ये चल रहा था, लेकिन इसका सबसे प्रमुख नेता जो था वो था गोधुम कुंवर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखेंगे सिंगफो। सिंगफो, सिंगफो विद्रोह ये भी असम में ही हुआ था। क्षेत्र लिख लेंगे असम, क्षेत्र असम। नेतृत्व, नेतृत्व रनुआ गोसाई। नेतृत्व रनुआ गोसाई। नाम खतरनाक लग रहा है ना, ये लो था भी है। रनुआ गोसाई। ठीक है, तो इनका भी उद्देश्य था कि क्या किया जाए? तो जनजातियों को सुरक्षित किया जाए, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, जनजातियों की सुरक्षा। नेक्स्ट, जनजातियों की सुरक्षा, उद्देश्य जनजातियों की सुरक्षा। नेक्स्ट, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह ये मेघालय में हुआ था। हाँ, ये मेघालय में हुआ था। और नेता लिखेंगे तिरूत सिंह। हाँ, नेता तिरूत सिंह।
तिरुत सिंह, नेता तिरुत सिंह। ठीक है, चलिए। उद्देश्य यहाँ ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटी का प्रोटेक्शन, जनजातीय समुदाय की सुरक्षा। ठीक है, एंड प्रोहिबिशन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, है ना, बाहरी मामलों में हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। ठीक है, बाहरी लोग के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, जो बाहरी लोग इंटरफेयर कर रहे थे उनको रोकना, उनको बाहर करना, ये इसका काम था। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एक और लिखेंगे, वेलु थिम्पू का विद्रोह। वेलु थिम्पू का विद्रोह, वेलु थिम्पू का विद्रोह, वेलु थिम्पू का विद्रोह। तो वेलु थिम्पू का विद्रोह कहां हुआ था? केरल में। केरल, केरल में कहा? त्रावणकोर में, केरल के त्रावणकोर में। और ये वेलु थिम्पू कौन था? तो त्रावणकोर के राजा का दीवान था ये, है ना, और यही विरोध किया था। ठीक है, लेंगे त्रावणकोर के राजा का दीवान। ठीक है, त्रावणकोर के राजा का दीवान कौन था? बेलू थिम्पू। तो इसने ये विद्रोह किया था। तो ये विद्रोह किसके खिलाफ किया था? हा? राजा के खिलाफ नहीं, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ किस चीज के? तो सहायक संधि के खिलाफ, है ना, सहायक संधि के खिलाफ, सब्सिडियरी अलायंस। ये 1905 में हुआ था ये विद्रोह। हम्म, 1805, 1905 नहीं। ठीक है, 1805, हाँ, सहायक संधि के खिलाफ में हुआ था। ठीक है, हाँ, सहायक संधि के खिलाफ हुआ था। और सहायक संधि कौन लाया था? बेलीजी लाया था। पहला सहायक संधि किसके साथ हुआ था? माइको फेंक दें, केकरा पर एगो है, केकरा पर फेंक, बताइए। सतारा, पगला। कहने कि जब किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं, इससे दो बात क्लियर होता है कि वो नहीं मालूम है कि किसके साथ हुआ था पहला। है? बात हो रहा है सहायक संधि का, आंसर दे रहे हैं हड़प नीति का। है, हड़प नीति पहला बार हुआ था सतारा के साथ 1848 में। है? सहायक संधि सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के साथ साइन हुआ था। हैदराबाद ने सबसे पहले उस पर साइन किया था, उसके बाद मैसूर ने साइन किया था, उसके बाद 1803 में अवध ने साइन किया था। चलिए, तो ये सहायक संधि के खिलाफ यहां पर ये विद्रोह हुआ था, बेलू थिम्पू का विद्रोह। ठीक है, एक विद्रोह हुआ था जो पूछा सकता है आपसे किस कारण से हुआ था, क्योंकि इसका भी कोई नेता निश्चित नहीं है, ना कोई फिक्स ये है, लेकिन पूछा सकता है कि खोंद विद्रोह क्यों हुआ था। तो नोट करके लिख लेंगे, खोंद विद्रोह, खोंद विद्रोह, खोंद रिबेल, खोंद विद्रोह। तो लिख लेंगे कि खोंद विद्रोह नर बलि को रोकने के संबंध में हुआ था। नर बलि को रोकने के संबंध में। ठीक है, अब देखिए, तो नर बलि के रोकने के संबंध में ये कौन किया था? ये ट्राइबल लोग किए थे। ठीक है, अंग्रेज सब इसका विरोध कर रहा था कि नर बलि मत करो, ये करना ठीक बात नहीं है।
यहाँ आदमी सबको लग रहा था कि नहीं नॉर्मली हम करेंगे, है ना, क्योंकि समाज उतना डेवलप नहीं था, तो उनको लग रहा था कि नहीं नॉर्मली से पहले था ना कि भाई कहीं पोखरा खुना रहा है वहां पानी नहीं आ रहा तो बलि दे दो किसी का, है ना। तो सब कर देता था कुछ कुछ कांड। पहले तो बहुत सारा कहानियां हम लोग सुने ना कि इस तरह की कहानियां इस तरह की चीजें हुआ करती थी, है ना। लेकिन तो ये सब क्या होता था, ये सब गलत था, ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब बड़े स्तर पर धड़ल्ले से होता था। तो अंग्रेज सब इसको रोकने के लिए प्रयास किया था, रोकने का प्रयास किया, लेकिन आदमी सब क्या किया कि विद्रोह कर दिया। ठीक है, चलिए। तो यहां तक में किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? यहां तक में जितना आपने विद्रोह देखा, कोई समस्या? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पीजेंट्स मूवमेंट कि किसानों ने किस प्रकार से किया था और कहां कहां पे किया था, किस किस क्षेत्र में किया था। ठीक है, चलिए।